आज की क्राइम की कहानी सुनकर आपको दृश्यम जैसे मूवी भी कम पड़ने लगेंगे। और आज की क्राइम की सच्ची घटना है, लेकिन आपको लगेंगे कि एक सस्पेंशन थ्रिलर क्राइम मूवी सुन रहे हैं। यह कहानी है कर्नाटक के पुतूर इलाके की, जहां एक लड़की अनीता नाम की जो कुछ घंटे से गायब हो जाती है, लापता हो जाती है। तब उसके परिवार वाले उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। पूरा ढूंढने के बाद भी अनीता वह लड़की नहीं मिलती है। तब घरवाले को एक बगल के ही मुस्लिम लड़के के ऊपर शक होता है और फिर उसके घर जाते हैं तो वह लड़का भी नहीं मिलता है। तब घरवाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस से शिकायत दर्ज करवाते हैं कि मेरी लड़की जो अनीता है वह कई घंटों से लापता है और काफ़ी खोजने के बाद भी नहीं मिल रही है, प्लीज़ आप उसे ढूंढ कर लाएँ। और धमकी भरी आवाज़ में यह बात करते हैं पुलिस स्टेशन वाले को, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब पुलिस थाने वाले भी परेशान हो गए कि भाई एफआईआर तो लिखवाने आए हैं लेकिन बड़ी धमकी के साथ लिखवा रहे हैं। तब पुलिस भी तुरंत हरकत में आ जाती है। हरकत में आने के बाद अनीता को ढूंढना शुरू करते हैं पुलिस। सप्ताह बीत जाते हैं लेकिन अनीता का अता पता नहीं मिलता है। इसके बाद एक सप्ताह के जस्ट बाद एक बस स्टैंड के बाथरूम में एक लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है। तब फिर पुलिस वहां जाकर उसकी शिनाख्त करने की कोशिश करता है। शिनाख्त करने के बाद वह अनीता जो लापता थी उससे भी मिलाते हैं तो मेल खा जाती है और वह लड़की ही अनीता थी। लेकिन इस तरह बस स्टैंड के बाथरूम में अंदर किसी लड़की का मर्डर या फिर सुसाइड या सस्पेंस देने वाला था। पुलिस कोई पता नहीं चल सकता है कि आखिर यह लड़की मर्डर किया है कोई या फिर इसकी सुसाइड है यह। तब पुलिस दिमाग लगाना शुरू करता है और अनीता की जितनी भी सीडीआर थी उसके नंबर की कॉल डिटेल रिपोर्ट वह निकलवाते हैं। तो अनीता की सीडीआर जब निकलवाते हैं तो एक लड़की कावेरी जिसके नंबर से अनीता की लगातार घंटों तक बातचीत हो रही थी, फिर कावेरी की तलाश करना शुरू कर देते हैं, उसकी सीडीआर निकालते हैं। तब पुलिस को पता चलता है कि कावेरी 2 साल पहले ही लापता हो चुकी थी। अब 2 साल पहले कावेरी लापता हो चुकी थी, उसके नंबर से अनीता बात कर रही थी घंटों तक। फिर सस्पेंशन आगे बढ़ते हैं जब सीडीआर कावेरी की निकालते हैं कि इससे और कहाँ आगे संबंध था लिंक। तब फिर एक पुष्पा नाम की लड़की की लिंक मिलते हैं जो कावेरी से घंटों तक बातचीत किया करते थे, लेकिन पुष्पा भी 6 साल पहले ही लापता हो चुकी थी। पुलिस बड़ा सस्पेंशन में पड़ जाते हैं कि भाई बात क्या है, जिसकी भी कॉल डिटेल निकाल रहे हैं वह लापता है पहले से। इस तरह करके पुलिस ने जितने भी कॉल डिटेल निकाले सारी लड़कियों का था और 20 लड़की के कॉल डिटेल निकाल डाले और 20 के 20 लड़कियां लापता थी। पुलिस और फिर सस्पेंशन में पड़ जाते हैं कि आखिर सुराग कैसे मिलेंगे, आखिर कौन है इतनी परफेक्ट मर्डर करने वाला कातिल, कौन है जो इस इतने बुरे अंजाम को वारदात दे रहा है और हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। तब पुलिस फिर खोजबीन करते करते सीडीआर निकालते निकालते 21वां एक सीडीआर निकालते हैं जो कि एक 13 साल का लड़का का था। फिर उस लड़का को पुलिस हिरासत में ले लेती है और इसके बाद उस लड़का से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह लड़का कहता है कि यह नंबर मुझे मेरे चाचा ने दिया है। फिर पुलिस उसके चाचा का नाम पूछते हैं तो पुलिस जब उसके चाचा का नाम पूछते हैं तो उसका चाचा का नाम बताता है मनोहर कुमार विवेकानंद। अब पुलिस को लगता है कि डायरेक्टली यदि मनोहर कुमार विवेकानंद के पास चले जाएं तो शायद वह फरार हो जाए, भाग जाए, क्योंकि वह एक तो इतनी परफेक्शन मर्डर करने वाले व्यक्ति हैं, ज़रूर कोई मेगा मास्टर माइंड वाले व्यक्ति होंगे। तब फिर पुलिस मोहनलाल विवेकानंद के पास ना जाकर उसके सीडीआर निकालते हैं। प्रेजेंट में जब उसके सीडीआर निकालते हैं तो पता चलता है कि एक सुमित्रा नाम की लड़की से उसकी घंटों तक बातचीत होती है। पुलिस को अभी तक 20 जो सुराग मिला था वही घंटों तक बातचीत के बाद मर्डर हो रहा था। फिर जब सुमित्रा से ये मिला कनेक्शन की घंटों तक बातचीत हो रही है मनोहर कुमार विवेकानंद का, तब पुलिस सुमित्रा के पास चले जाते हैं और सुमित्रा से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि आप जो घंटों तक लगातार बात करती हैं वह कौन है। तो सुमित्रा बताती है कि उसका नाम आनंद है। पुलिस और भी ज़्यादा सस्पेंशन और चौंक जाते हैं क्योंकि उसे लगने लगता है कि और एक मर्डर करेंगे ये ज़रूर, यह जो कातिल है, कत्ल करने वाला व्यक्ति है, जिसके हत्थे और एक मर्डर होने वाला है। इसलिए पुलिस उसे विनम्र भाव से कहते हैं सुमित्रा से कि आप उस आनंद से एक बार सिर्फ मुझे मिलवा दो, बड़ा एहसान होगा आपकी। फिर बातचीत तो घंटों चल ही रहे थे। आनंद
जिसका नाम मनोहर कुमार विवेकानंद था। फिर बात ही बात में सुमित्रा ने उसे बुलाया एक जगह, पुलिस सिविल ड्रेस में थे, और फिर पुलिस मनोहर कुमार विवेकानंद को दबोच लेते हैं वहीं पर। फिर मनोहर कुमार विवेकानंद से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि तुम आराम से बता दो कि अभी तक जो 20 लड़की का सीडीआर निकाले हैं, क्या तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन है, नहीं तो हम अपने तरीके से उगलवाना शुरू कर देंगे। पुलिस की यह बात सुनकर पहले मनोहर कुमार विवेकानंद तो ना करने लगे कि मैंने ऐसा वही किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया हूँ और ना तो बात किया हूँ। लेकिन जब पुलिस थोड़ी टाइट हुई तो मनोहर कुमार विवेकानंद टूटने लगे और वह पूरी बात बताने लगे कि 2002 में वह एक स्कूल के टीचर थे। टीचर रहने के दौरान उसे एक महिला काफ़ी पसंद आ जाती है, उससे प्रपोज करते हैं, लेकिन वह महिला मना कर देती है कि मुझको कभी छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो हम पुलिस थाने में जाके एफआईआर कर देंगे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे। जब वह महिला बार बार मना करते रह गई, तब अचानक एक दिन मोहन कुमार विवेकानंद को मौका मिलता है जब वह महिला नहर के किनारे टहल रही थी और उस दौरान अगल बगल में कोई भी व्यक्ति नहीं था। तब वह मौके का फ़ायदा उठाते हुए मोहन उस महिला को धक्के दे देते हैं, नहर में गिर जाती है महिला। नहर में काफ़ी तेज़ पानी की बहाव थी, जिस कारण से वह महिला बहने लगती है। तो मोहन विवेकानंद को लगता है कि यह महिला अब मर गई और मेरा जो काम था वो बन गया। लेकिन वह महिला कुछ दूरी जाने के बाद उठ जाती है नहर से और उसकी जान बच जाती है। फिर वह पुलिस थाने जाती है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं मोहन कुमार विवेकानंद के ऊपर। फिर मोहन कुमार विवेकानंद से पुलिस पूछताछ करते हैं, वह मना करते हैं, लेकिन यह मामला पुलिस कोर्ट तक पहुँचा देती है। कोर्ट में सबूत के अभाव के कारण मोहन कुमार विवेकानंद को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन जिस स्कूल में वह कार्यरत थे टीचर के रूप में, वहाँ से उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। उसको दोबारा वहाँ काम करने का मौका नहीं मिलता है। इसके बाद मोहन कुमार विवेकानंद बेरोजगार हो जाते हैं और वह यही सोचने लगते हैं कि अब क्या करूं। तब उन्होंने अपनी पत्नी को भी तलाक दे दिया, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की। फिर इस तरह करते करते उसके मन में आने लगा कि यह भी ठीक नहीं है। तब वह एक अपने मित्र जो कि सोनार के दुकान में काम करता था, वहाँ पे जाते और वहाँ पूछताछ करते कि सोना इतनी लाइट कैसे करता है, ये कैसे करता है। तो उसी बातचीत के दौरान समीर ने साइनाइड नामक एक केमिकल के बारे में बताया कि आज तक साइनाइड का स्वाद कोई बता नहीं पाया है, क्योंकि जो भी इसका स्वाद टेस्ट किया वह मर गया। आखिर कुछ भी समय नहीं लगता है, बस साइनाइड थोड़ी सी यदि कोई चाट भी ले तो उसकी मौत निश्चित है और वो बोल तक भी नहीं पाते हैं। तब फिर मोहन कुमार विवेकानंद के मन में चलने लगा कि यह मेरे काम जरूर आएंगे। फिर पूछे कि साइनाइड मिलते कहाँ हैं, तो समीर बताए एक दुकान जहाँ से हर एक सोनार लाया करता था साइनाइड को। तब फिर मोहन कुमार विवेकानंद वह दुकान जाते हैं और समीर के नाम पर साइनाइड ले लेते हैं। साइनाइड लेने के बाद वह दिमाग लगाते हैं कि आखिर अब क्या करना है। तब वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बस स्टैंड जाते, बस स्टैंड में खड़े रहते, जो भी लड़कियां आते उससे बातचीत करते, जो बातचीत में फंस जाती फिर उससे शादी तक की बात कर लेते, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। इसके बाद बताते अपनी पर्सनैलिटी अपनी ये, इसके बाद उसके परिवार से बातचीत करते कि हम दहेज भी नहीं लेंगे, बस शादी करवाना है, सिर्फ शादी करना है। क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी माता पिता किसी भी लड़की की शादी में जेवर जेवरात दे के ज़रूर भेजेंगे यदि हम दहेज नहीं भी लेंगे तो। फिर किसी भी पिता माता को लगता कि एक बेटी है, इसे शादी दे देना चाहिए क्योंकि लड़का भी अच्छा है। यह करते करते उन्होंने पहली शादी किया, उसे लॉज ले गया, उसके साथ सुहागरात मनाया। इसके बाद दूसरे दिन फिर बस स्टैंड लेके आते, वो अपने घर तक नहीं ले जाते थे, बस स्टैंड लाते और यह कहते कि मुझे अभी बच्चे पैदा करना नहीं है, हम अभी बेरोजगार हैं, जब रोजगार करेंगे तब सोचेंगे इस प्लान को, इसलिए तुम यह गोली खा लो। लड़कियों को क्या पता यह गोली क्या है नहीं है, लेकिन वह कहते कि यह गोली खाने के बाद तुम्हें पैखाना बहुत तेज़ी से लगेगा या फिर तुम्हारा सिर चक्कर लगने लगेगा, चकराने लगेगा, तो इसे तुम बाथरूम में जाकर खाओ, क्योंकि जो भी गंदगी तुम्हारे अंदर है पेट में वो भी निकल जाएगा। फिर लड़कियां बड़े आराम से वो टेबलेट लेके बाथरूम जाते, अंदर से लॉक करते और खा लेती। खाने के बाद तो सेकंड का भी टाइम नहीं लगता और वहीं पे उसकी मौत हो जाती। और फिर मोहन कुमार विवेकानंद को तो पता था कि यह तो मर जाएगी और वहाँ से चले जाते। इस तरह करते करते उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उन्होंने 30 से 32 लड़कियों के साथ इस तरह का कुकर्म किया।
फिर भी पुलिस को ज़रा सा पता नहीं था, लेकिन अनीता जो लापता हुई थी, इसी की खोजबीन के दौरान इतनी बड़ी सुराग हाथ लगी। अब 30-32 लड़कियों की बात है। फिर पुलिस के पास तो किसी का कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी का कोई मामला नहीं था, लेकिन हाल ही में जो घटना घटी थी, अनीता और एक लड़की, उसका साइनाइड के कारण मौत की पुष्टि हो चुकी थी। इन दोनों के नाम पर ही एफआईआर दर्ज होता है कि इन दोनों की मौत साइनाइड के कारण हुआ है, जिसे मोहन कुमार विवेकानंद ने दिया था। फिर यह मामला कोर्ट तक पहुंचती है। कोर्ट में सबूत का अभाव फिर पुलिसों के पास हो जाते हैं, लेकिन मोहन कुमार विवेकानंद था, मोहन कुमार विवेकानंद यह कहते हैं कोर्ट में भी कि मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया था और पुलिस के पास कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन अपनी ज़ुबान से उन्होंने 32 लड़कियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। वह पुलिस के सामने कही थी, लेकिन कोर्ट में जाके वह मना कर देते। लेकिन 2 लड़कियों का जो साइनाइड से मौत की पुष्टि हुई थी, उसी से उनको फांसी की सज़ा हुई। लेकिन फांसी की सज़ा तो हुई दोनों के लेकिन बाकी के जो 28 थे उसको लेकर उम्र कैद की सज़ा हुई। बट अभी तक सज़ा नहीं दे पाए हैं, क्योंकि इंडिया का कोर्ट का मामला वैसे ही स्लो चलता है। फिर मोहन कुमार विवेकानंद आज भी सलाखों के पीछे है, लेकिन फांसी तक नहीं हुई है। कारण यही था कि पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था। तो यह सीरियल किलर मोहन कुमार विवेकानंद, प्रोफेसर मोहन कुमार विवेकानंद, जिसे साइनाइड सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी, क्राइम अपडेट्स के साथ। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की क्राइम अपडेट्स, क्राइम की कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।